गुड मॉर्निंग, वेलकम टू देवोद गेट इजी। आज हम बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की। क्या होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, क्यों हमने इसका नाम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ही रखा। जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं, जैसे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, जैसे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग पढ़ते हैं, हर नाम का अपना मतलब होता है, हर नाम की अपनी एक डेफिनेशन होती है। उसी हिसाब से आज हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ेंगे। आगे के पीरियड्स में हम अदर सब्जेक्ट भी पढ़ेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। जैसे मटेरियल की स्ट्रेंथ के बारे में बात करनी हो तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम बात करेंगे। अगर फ्लूइड्स के बारे में बात करनी हो तो फ्लूइड मैकेनिक्स में बात करेंगे। अगर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की बात होती हो तो वहाँ पे हम थर्मोडायनेमिक में बात करेंगे। ठीक है, वो सब चीज़ें हम एक अलग पार्ट है। एक मैकेनिकल इंजीनियर के लिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इंटरव्यूज़ में भी इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सिर्फ इसके नाम में ही क्वेश्चंस बन जाते हैं इंटरव्यूअर के लिए। तो इसलिए सबसे पहले हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को अच्छे से समझते हैं कि होता क्या है। उसके बाद हम ये कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस के हिसाब से ही गेट की तैयारी करेंगे। गेट 2021 की तैयारी ऑनलाइन इसी तरीके से चलती रहेगी। कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन हम बहुत सॉल्व करेंगे। उससे रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट होंगे वो हम आपके सामने डिस्कस करेंगे, हर सब्जेक्ट का। तो चलो हम समझते हैं कि क्या होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। सबसे पहले ये समझ लो कि स्ट्रेंथ होती है मटेरियल की प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी शब्द से ही पता चल रहा है कि जो चीज़ें आपकी हैं उसको कोई और छीन नहीं सकता। जैसे स्टील है, कोई एक मटेरियल है, उसकी एक प्रॉपर्टी होगी। सिरेमिक्स है, उसकी एक प्रॉपर्टी होगी। मतलब समझ रहे हैं कि मटेरियल्स कोई भी होगा, मटेरियल्स उसकी एक प्रॉपर्टी होगी, उसी को हम स्ट्रेंथ बोलते हैं। एक्चुअली स्ट्रेंथ जो बोलते हैं वही एक प्रॉपर्टी है। अभी हम इसको बात करेंगे कि क्या होती है स्ट्रेंथ, कहाँ से आया ये स्ट्रेंथ नाम, क्यों हमने इसको स्ट्रेंथ बोला, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अभी आप ये समझ लो कि मटेरियल क्या होता है। मटेरियल सबसे पहले तो सॉलिड्स और फ्लूइड्स में पाया जाता है ना, सॉलिड्स और फ्लूइड्स में। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे इंजीनियरिंग मटेरियल्स की। इंजीनियरिंग मटेरियल्स ही क्यों? अच्छा, इंजीनियरिंग मटेरियल्स को इंजीनियरिंग मटेरियल क्यों कहा जाता है? ऐसे मटेरियल्स जिनका यूज़ हम इंजीनियरिंग पर्पस के लिए कर पाएँ, वो सारे मटेरियल्स इंजीनियरिंग मटेरियल्स हैं। अब यहाँ पे हम सॉलिड्स को पढ़ेंगे या फ्लूइड्स को पढ़ेंगे या दोनों को पढ़ेंगे, बात अब ये आती है। तो ये बताओ कि सॉलिड्स में स्ट्रेंथ हम मेजर कर सकते हैं या फ्लूइड्स में? तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सॉलिड्स और फ्लूइड्स में डिफरेंस क्या होता है। सॉलिड क्या होता है? सॉलिड होता है, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही क्लोज्ड होते हैं। आपने पढ़ा होगा ये चीज़ें। सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ही क्लोज्ड होते हैं। मान लो ये सॉलिड है और ये फ्लूइड है। फ्लूइड है तो यहाँ के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वो थोड़ा दूर दूर होते हैं। ऐसा होता है। ये सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि सॉलिड और फ्लूइड में इनके मॉलिक्यूल्स, सॉलिड में मॉलिक्यूल्स बहुत ही क्लोज्ड होते हैं और फ्लूइड में मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस ये है कि सॉलिड में मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर सकते। सॉलिड के मॉलिक्यूल मूव नहीं करते, लेकिन फ्लूइड में मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं। तो इसमें मूवमेंट होता है, जिसका फ़र्क ये आता है कि अगर हम इसको माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखें, सॉलिड के दो एटम के बीच की दूरी को, दो एटम्स कैसे जुड़े होते हैं एक दूसरे से, तो कुछ ऐसा आपके सामने एक व्यू निकल के आएगा कि एक एटम ये है, दूसरा एटम ये है। ये एक स्प्रिंग की तरह जुड़े होते हैं। स्प्रिंग का मतलब ये हुआ कि अगर आप यहाँ से खींचोगे, मान लो P फोर्स से इसको आपने खींचा इधर की तरफ और इधर की तरफ भी खींचा, क्योंकि दोनों तरफ खींचोगे तभी इसमें रेजिस्टेंस पैदा होगा। नहीं तो इधर की तरफ खींचोगे तो ये आगे की तरफ बढ़ जाएगा और यहाँ पे एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस की।
तो ये बताओ कि अगर ये स्प्रिंग से लगे हुए हैं दो एटम्स, अगर हम इसको खींच रहे हैं तो स्प्रिंग्स अपने आप में अंदर की तरफ खींचेगी, और अंदर की तरफ खींचेगी तो वही एक रेजिस्टेंस पैदा करती है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है विरोध करना। तो वो एक स्प्रिंग जो है विरोध करेगी इस फोर्स का, खींचने का, वो अपने अंदर की तरफ खींचेगी। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में हो सकता है, फ्लूइड में नहीं। फ्लूइड में नहीं हो सकता। फ्लूइड में एटम्स जो होते हैं दूर दूर होते हैं और वो मूव कर सकते हैं। तो अगर आपने खींचा तो वो एटम्स मूव कर जाएंगे, वो रेजिस्ट करेंगे ही नहीं। इसलिए हम यहाँ पे फ्लूइड की बात नहीं करते। अब फ्लूइड की बात कहाँ करेंगे? फ्लूइड की बात करेंगे हम फ्लूइड मैकेनिक्स में। ठीक है, पहला डिफरेंस है। अब दूसरी चीज़ ये है कि हमने कहा था यहाँ पे इंजीनियरिंग मटेरियल्स लेंगे। मटेरियल्स के बारे में ज़्यादा डिटेल में बात करनी हो तो आप बात कर लीजिएगा मटेरियल साइंस में, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि यहाँ पे इंजीनियरिंग मटेरियल्स लेते हैं और वो सॉलिड फॉर्म में लेते हैं। इंजीनियरिंग मटेरियल्स जैसे सॉलिड फॉर्म में स्टील है, सिरेमिक्स है, इन सब को हम लेते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि मटेरियल्स क्या होते हैं, जितना कि हमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में रिक्वायर्ड है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि स्ट्रेंथ क्या होती है। स्ट्रेंथ क्या होती है? मैंने कहा था सॉलिड में एटम्स कैसे जुड़े होते हैं? ऐसे स्प्रिंग के फॉर्म में। स्प्रिंग के फॉर्म में एटम्स जुड़े हुए हैं। मान लो हमने इस पे कोई लोड लगाया P। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि मान लो ये लोड हमने एक ही डायरेक्शन में लगाया, तो मान लो यही लोड हमने एक ही डायरेक्शन में लगाया तो क्या यहाँ रेजिस्टेंस आएगा? किस केस में रेजिस्टेंस आएगा? इसमें आएगा कि इसमें आएगा? जैसे आप एक पेन है, ये पेन है, इसको आपने ऐसे धक्का दिया, आगे की तरफ मूव कर गई, तो क्या यहाँ पे कोई रेजिस्ट कर रहा है, कोई विरोध कर रहा है? नहीं कर रहा है। अब अगर आप इसको इधर से भी धक्का दे रहे हो और इधर से भी धक्का दे रहे हो, दोनों तरफ से एक साथ, तब ये मूव करेगी? नहीं करेगी। तभी रेजिस्टेंस आता है। तो इसलिए लोड हमेशा दोनों डायरेक्शन से होना चाहिए स्ट्रेस को निकालने के लिए। अब हम धीरे धीरे स्ट्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं और स्ट्रेस की ही एक अल्टीमेट जो वैल्यू होती है वो स्ट्रेंथ कहलाती है। आपने मटेरियल पढ़ा, अब हम स्ट्रेंथ पे आ रहे हैं, तो उसको समझने के लिए मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ सॉलिड का। तो इसका मतलब यहाँ पे स्ट्रेस जनरेट नहीं हो सकती। तो यही एक टाइप है जहाँ पे स्ट्रेस जनरेट हो सकती है। अब इसको कुछ ऐसा भी आप बोल सकते हो कि मान लो एक तरफ से आपने फिक्स कर दिया, ये फिक्स कर दिया, यहाँ पे लोड लगाया P। अब ये फिक्स है तो भी तो रेजिस्टेंस आएगी ना। ठीक है, ये दोनों टाइप एक तरीके के हैं। इसमें स्ट्रेस नहीं आएगी, इसमें रेजिस्टेंस फोर्स नहीं आएगा, तो स्ट्रेस कहाँ से आ सकती है? ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे फोर्स की, लोड की। ये जो लोड एक्ट कर रहा है, मान लो हमने इसको बीच से ब्रेक कर दिया। यहाँ पे हमने बीच से इसको अगर ब्रेक कर दिया तो क्या होगा? स्प्रिंग को बीच से ब्रेक कर दोगे तो वो क्या करेगी? ये दो टुकड़ों में बट जाएगा, दो टुकड़ों में बट जाएगा। हमने इधर P लगाया था, इधर P लगाया था। अब इधर इसकी तरफ रेजिस्टेंस फोर्स काम करेगा, कोई फोर्स होगा अंदर की तरफ, ये रेजिस्ट कर रहा होगा। तो जब हमने ब्रेक कर दिया तो वो रेजिस्टेंस फोर्स काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो कि अब जब आप इसको लोड लगाए हैं P, तो यहाँ पे कुछ तो डिफॉर्मेशन होगा, इंटरमॉलिक्यूलर डिफॉर्मेशन कुछ ना कुछ होगा उसके अंदर। जो डिस्टेंस है दो एटम्स के बीच के डिस्टेंस है, उसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन होगा। सबसे पहले आपने क्या किया? एक लोड लगाया, लोड की वजह से कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन वहां पे होगा। कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन होगा लोड की वजह से, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है वो कुछ ना कुछ तो चेंज होगी अगर आपने लोड लगाया है तो। ठीक है,
अब उसमें भी चेंज होगी कि नहीं होगी वो उसके स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से हम समझ पाएंगे अभी आगे। बस इतना समझ लो कि इसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन आएगी। अभी हम टेंसाइल की ही बात कर रहे हैं, तो डिफॉर्मेशन आएगी, तो डिफॉर्मेशन के बाद क्या आएगा, रेजिस्टेंस फोर्स। रेजिस्टेंस फोर्स भाई आपने लोड लगाया, डिफॉर्मेशन हुई, डिफॉर्मेशन के बाद रेजिस्टेंस फोर्स आया, डिफॉर्मेशन हुई तो वो डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करने के लिए कोई एक फोर्स एक्ट कर रहा होगा, वो रेजिस्टेंस फोर्स है। जरा बताओ डिफॉर्मेशन, मान लो ये पहले लेंथ इसकी x थी और ये थोड़ा सा डेल x डिफॉर्म हो गया, मान लो ये डेल x था, तो डेल x अपॉन x जो डिफॉर्म्ड लेंथ है अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये क्या होता है, यही तो स्ट्रेन होता है। स्ट्रेन क्या होता है, यही होता है, डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अब ये आया रेजिस्टेंस फोर्स, आगे के बाद रेजिस्टेंस फोर्स, रेजिस्टेंस फोर्स के बाद होती है स्ट्रेस। एक्चुअली रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया ही तो स्ट्रेस होती है। रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया, कौन सा एरिया, कितने बच्चों में ये डाउट होता है कौन सा एरिया, ये एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया जहां पे फोर्स नॉर्मली एक्ट कर रहा है, नॉर्मली किसी जिस एरिया के परपेंडिकुलर ये फोर्स एक्ट कर रहा है, लोड एक्ट कर रहा है, वो एरिया रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया, यही स्ट्रेस होती है, यही स्ट्रेस की डेफिनेशन है। समझ में आई बात। अब स्ट्रेस के बाद आती है स्ट्रेंथ, जो हम बात कर रहे थे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की, वहाँ पे स्ट्रेंथ की क्या होती है, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ जो होती है किसी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है और इसकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है। किसी स्ट्रेस की एक ऐसी मैक्सिमम वैल्यू अप टू फेलियर, जैसे कोई मटेरियल है, इस मटेरियल को मान लो हमने टेंशन दे दिया, यहाँ पे लोड लगाया, खींचा इसको, तो इसकी एक ऐसी वैल्यू होगी इस मटेरियल की जहाँ तक ये फेलियर नहीं होगा। उसके बाद ये जितना स्ट्रेस लगाओगे आप इसमें स्ट्रेस एक ऐसी वैल्यू आएगी जिसके बाद वो उसमें नेकिंग स्टार्ट हो जाएगी, जिसके बाद वो फेलियर स्टार्ट हो जाएगा। अब उस फेलियर को हम डिफाइन करते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से। लेकिन अभी के लिए बस आप इतना समझ लो कि अगर ये मटेरियल है, इसमें अगर हम खिंचाव लगा रहे हैं, आप टेंशन लगा रहे हैं, तो इसमें एक ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू आएगी जिसके बाद ये फेल हो जाएगा, वही उसकी स्ट्रेंथ होती है। अब स्ट्रेंथ को डिफाइन कैसे करते हैं वो हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से समझते हैं। तो बात समझ में आई कि हमने वहाँ पे इंजीनियरिंग मटेरियल्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की हमने बात की थी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की हमने बात की थी। तो मटेरियल हमने ले लिया, क्या, इंजीनियरिंग मटेरियल्स। इंजीनियरिंग मटेरियल में हमने बता दिया कि सॉलिड और फ्लूइड में से हमें क्या लेना है, सॉलिड लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि सॉलिड के एटम्स एक दूसरे को रेजिस्ट करते हैं। जब आप फोर्स लगाते हैं, वहाँ पे कोई लोड लगाते हैं, तभी उसमें रेजिस्टेंस आता है। अब सॉलिड्स को हमने ले लिया तो रेजिस्टेंस आता है, तो कैसे आता है, किस चैनल में आता है। कई बच्चों के मन में ये डाउट होता है कि पहले स्ट्रेस आती है कि स्ट्रेन आती है। एक्चुअली आप इस चैनल के हिसाब से देख सकते हैं कि पहले क्या आया, पहले लोड आया, पहले हमने इस पे लोड लगाया, लोड के बाद कुछ ना कुछ इसमें डिफॉर्मेशन हुई होगी, डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ ही तो स्ट्रेन होती है। तो इसका मतलब स्ट्रेस से पहले स्ट्रेन आती है। अब डिफॉर्मेशन के बाद जैसे ही डिफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ वैसे ही रेजिस्टेंस फोर्स एक्ट करना स्टार्ट हो जाएगा। रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया ही तो स्ट्रेस होती है। स्ट्रेस के बाद आती है स्ट्रेंथ। स्ट्रेस की एक अल्टीमेट वैल्यू जहाँ पे आपका मटेरियल फेलियर स्टार्ट हो जाए वो है इसकी स्ट्रेंथ। ठीक है, यहां तक से इतना समझ में आया। अब स्ट्रेंथ को डिफाइन कैसे करते हैं और भी तरीके से समझते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से। अब हम बात करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के। तो ये रहा आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है। माइल्ड स्टील का ही स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्यों लेते हैं, इसका कारण है कि वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होता है। वहाँ से काफ़ी इन्फॉर्मेशंस हमारे लिए निकल के आ जाती हैं, जैसे कि उसका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है, फ्रैक्चर पॉइंट है, अपर यील्ड पॉइंट है, लोअर यील्ड पॉइंट है, इलास्टिक रेंज, प्लास्टिक रेंज, ये बहुत ही
एक्यूरेटली हमें मिल जाती हैं, इसलिए हम माइल्ड स्टील का ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ते हैं। ठीक है, हमें क्या डिफाइन करना था? स्ट्रेंथ। हमें डिफाइन करना था स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ क्या होती है? मैक्सिमम स्ट्रेस वैल्यू अप टू फेलियर। मैक्सिमम स्ट्रेस वैल्यू अप टू फेलियर इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, किसी मटेरियल की स्ट्रेंथ। अब सबसे पहले इसका मतलब कि हमें पता होना चाहिए कि फेलियर क्या है, फेलियर होता क्या है और कहाँ होता है फेलियर। जैसे मान लो, सबसे पहले तो ये समझ लो कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है क्या। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस मतलब इनपुट, वाई एक्सिस मतलब आउटपुट। जो फंक्शन आप बनाते हैं आपको याद होगा, ये इनपुट होता है, ये आउटपुट होता है। मतलब स्ट्रेन इनपुट है, स्ट्रेन को हम देते हैं और स्ट्रेस हमें मिलता है। ये है इनपुट और आउटपुट का डेफिनेशन। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है कि यहाँ से यहाँ तक की रेंज जो है ये इलास्टिक रेंज है। इस लेफ़्ट साइड की रेंज, इस पॉइंट से लेफ़्ट साइड की रेंज इलास्टिक रेंज है और इस साइड से राइट साइड की रेंज प्लास्टिक रेंज है। तो इलास्टिक और प्लास्टिक में डिफरेंस क्या होता है? इलास्टिक मतलब कि अगर हम किसी मटेरियल में खिंचाव करते हैं, टेंशन करते हैं, तो ये मटेरियल जब तक इसमें लोड लगा है तब तक इसमें डिफॉर्मेशन कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ यहाँ तक डिफॉर्मेशन होगा, और उसके बाद जैसे ही हमने लोड छोड़ दिया वैसे ही वो वापस अपनी शेप रिगेन कर लेता है। इसका मतलब कि लोड छोड़ने के बाद, लोड हटाने के बाद उसमें कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा, वो मटेरियल कहलाएगा इलास्टिक रेंज का मटेरियल, इलास्टिक मटेरियल। लेकिन अगर इस पॉइंट के बाद तक हमने खिंचाव जारी रखा और तब छोड़ा तो उसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन हो जाएगा, वो मटेरियल कहलाएगा प्लास्टिक मटेरियल। जिस मटेरियल में कुछ डिफॉर्मेशन हो जाए लोड को छोड़ने के बाद, जैसे हमने लोड लगाया तब तक तो ठीक था, लोड को हटाने के बाद अगर वो मटेरियल अपनी वापस साइज़, अपनी वापस शेप में आ जाता है तो वो इलास्टिक मटेरियल है। अगर उसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन होती है तो वो प्लास्टिक मटेरियल है। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि ये पॉइंट बहुत क्लियरली मेंशन्ड नहीं होता, अपर यील्ड पॉइंट क्लियर होता है, लोअर यील्ड पॉइंट क्लियर होता है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है ये। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है किसी मटेरियल की मैक्सिमम स्ट्रेस वैल्यू, ये है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। और आगे अगर जैसे ही हम स्ट्रेन बढ़ाते जाएंगे, इस स्ट्रेन जो है वही तो डिफॉर्मेशन है, डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ, मीन्स कि लेंथ के रिस्पेक्ट में जैसे जैसे हम उसको डिफॉर्म करते जाएंगे, जैसे जैसे डिफॉर्म करते जाएंगे वैसे वैसे ये स्ट्रेस की वैल्यू ऐसे ऐसे चेंज होगी। एक समय आएगा जब ये फेल हो जाएगा, टूट जाएगा। तो क्या यही फेलियर स्ट्रेंथ है इसकी? यही समझना है। काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है कि स्ट्रेंथ ये है, मतलब कि हमारा मटेरियल यहाँ पे फेल हो गया, हमने फेलियर की बात की थी, हमने फेलियर की बात की थी, फ्रैक्चर पॉइंट ये हुआ और यहीं पे फेल हो गया। मान लो आपको एक ब्रिज डिज़ाइन करना है, ब्रिज में जो भी आपने मटेरियल लगाया, स्टील लगाया या कुछ भी लगाया, तो हमको ये बताओ कि ब्रिज जब टूट जाए तब फेलियर माना जाएगा? तो फिर आप एज अ इंजीनियर क्या डिज़ाइन किए उसकी? एज अ इंजीनियर हम हमेशा फेलियर पॉइंट जो लेते हैं वो ये पॉइंट लेते हैं, ये है लोअर यील्ड पॉइंट। लोअर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट एक्चुअली यही है, ये है लोअर यील्ड पॉइंट। लेकिन इसी के रिस्पेक्ट में हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, उससे हमें ये पता चलता है कि ये है यील्ड स्ट्रेस। इसी को हम स्ट्रेंथ ले लेते हैं। एज अ मैकेनिकल इंजीनियर जब हम बात करते हैं कि हमारा मटेरियल फेल हुआ तो हम इसी पॉइंट पे, क्यों? क्योंकि यहाँ से नेकिंग स्टार्ट हो जाती है।
नेकिंग इन द सेंस कि कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन हो जाता है। मैंने बताया था ना कि इलास्टिक रेंज और प्लास्टिक रेंज में क्या फ़र्क है। यहाँ तक आपकी इलास्टिक रेंज है, यहाँ से पहले तक का हम उसको ले लेते हैं कि यहाँ फेल नहीं हो रहा है। जैसे ही इस पॉइंट के आगे बढ़ता है हम समझ लेते हैं कि हमारा मटेरियल फेल हो गया, इसलिए हम इस पॉइंट को स्ट्रेंथ लेते हैं। ये एक स्ट्रेस वैल्यू है, लेकिन वहाँ नेकिंग स्टार्ट हो जाती है इस पॉइंट के बाद। यहाँ के बाद डिफॉर्मेशन थोड़ा भी स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही लोड हम हटाएंगे डिफॉर्मेशन उसमें कुछ ना कुछ रहेगा, वही हम फेलियर लेते हैं। लेकिन हम एक तरह से इस फेलियर को भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देते हैं। पता है, जब हम सेफ स्ट्रेस की बात करते हैं, सेफ स्ट्रेस, हम वहाँ पे भी रिस्क नहीं लेना चाहते। इस पॉइंट पे भी हम रिस्क नहीं लेना चाहते कि अगर हमारा पुल की नेकिंग स्टार्ट हो गई तो समझ लो कि वो फेलियर है। मान लो कि हमें ब्रिज में बता दिया गया कि भाई इस ब्रिज पे मैक्सिमम 100 लोग ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन जो ट्रैवल कर रहे हैं उन्हें थोड़ी पता है कि इंजीनियर ने ये बताया कि यहाँ पे 100 लोग ट्रैवल कर सकते हैं, वो मान लो 150 लोग ट्रैवल कर लिए उस ब्रिज पे, तब तो वो टूट जाएगा। हमने तो 100 लोगों के लिए यही रेंज रखी थी, इसे स्ट्रेस की रेंज रखी थी। इसीलिए हम हमेशा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं। सेफ स्ट्रेस को इसको जो यील्ड स्ट्रेस बोलते हैं टेंसाइल में, इसी यील्ड स्ट्रेस को हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले लेते हैं। मान लो कि 100 लोग हमने डिज़ाइन किया, मान लो 200 लोग बढ़ गए तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 हो गया। मान लो 300 लोग बढ़ गए तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 हो गया। वो डिपेंडिंग अपॉन कंडीशंस कि कैसे हम लेते हैं। लेकिन 2, 3, 1 तो नहीं लेते, 2, 3 समथिंग कुछ भी ले लेते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी उससे क्या करेंगे कि जैसे मान लो आपकी ये स्ट्रेस की वैल्यू आई थी 210 मेगापास्कल, कि मान लो 210 मेगापास्कल पे अगर 100 लोग चलते हैं ब्रिज पे तो वो फेल नहीं होगा। अगर 101 लोग हो गए तो वो फेल हो जाएगा, लेकिन लोगों को पता नहीं है, इसलिए इंजीनियर्स पहले से ही फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं। अगर आप 210 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो 105 मेगापास्कल आएगा। उन्होंने कह दिया कि 105 मेगापास्कल के ऊपर स्ट्रेस गई तो वो ब्रिज फेल हो जाएगा। इसका मतलब उन्होंने बहुत पहले ही डिज़ाइन कर दिया कि फेलियर को उन्होंने एक तरह से काफ़ी सेफ वैल्यू ले ली कि इसके ऊपर आपको नहीं जाना है। जबकि आप यहाँ से 105 के बजाय आप 210 तक भी जाएंगे तो फेल नहीं होगा। इसीलिए हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी का टर्म्स में बात करते हैं। तो ये सेफ स्ट्रेस भी एक तरह से क्या हो गई, स्ट्रेंथ हो गई। समझ में आई बात? किसी मटेरियल की मैक्सिमम स्ट्रेस अप टू फेलियर जो हमने डिज़ाइन किया कि यहाँ पे ये फेल हो जाएगा, वही कहलाती है स्ट्रेंथ उस मटेरियल की। तो मुझे लगता है कि यहाँ से आपको स्ट्रेंथ की जानकारी मिल गई होगी कि स्ट्रेंथ क्या होता है, और मटेरियल हमने डिफाइन किया था। तो ये हुआ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सारे मटेरियल्स की। अब समस्या ये है कि ये हमने जो डायग्राम बनाया है ये टेंसाइल के लिए बनाया है। अब ऐसा नहीं है कि जब टेंसाइल के लिए स्ट्रेंथ अलग है, कंप्रेसिव के लिए स्ट्रेंथ अलग है। डिपेंडिंग अपॉन लोडिंग, कैसी आप लोडिंग करते हैं उस मटेरियल पे, उसकी शेयरिंग मान लो कर रहे हैं, आप काट रहे हैं, शेयरिंग मतलब काटना, काटने के लिए उसकी स्ट्रेंथ अलग होगी, शेयरिंग स्ट्रेंथ अलग होगी, क्रशिंग स्ट्रेंथ अलग होगी, टेंसाइल स्ट्रेंथ अलग होगी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अलग होगी। सारी स्ट्रेंथ डिपेंडिंग अपॉन लोडिंग के हिसाब से सारी स्ट्रेंथ अलग अलग तरीके से डिफाइन की जाती है। तो ये रहा आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अगर इसमें भी कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में हमें बता सकते हैं। थैंक यू।